जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आइए आज हम देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को। ठीक है, तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है। इसकी कुछ मुख्य पहचानें हैं, कुछ मुख्य बिंदु हैं, उन पर चर्चा करते हैं। देखते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या है। सबसे पहले हम बताते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हम ये देखते हैं जो सब्जेक्ट होता है वाक्य का वो डूअर फॉर्म में होता है, यानी काम करता हुआ पाया जाता है, एक्शन करता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारा एक्शन करता हुआ पाया जाता है। ठीक है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारा काम करता हुआ नहीं पाया जाता है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है। डूअर समझ रहे हो, डूअर डूअर मतलब काम करने वाला, जो व्यक्ति एक्शन करता है वो डूअर होता है। ठीक है, और पैसिव वॉइस में करता है डूअर नहीं होता है। पैसिव वॉइस की दूसरी पहचान ये भी है कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्रत्येक पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और ध्यान रखेंगे थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से पहले एक हेल्पिंग वर्ब भी आती है, जैसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे मैंने कुछ नोट लिखा है यहाँ पे और आपको बता दूंगा इसमें क्या है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है। सब्जेक्ट जो होता है हमारा वो बाय ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में बदल जाता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाके रख देते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं, और ऑब्जेक्ट से पहले वाई प्रीपोजिशन लगाते हैं। और जरूरी नहीं है वाई प्रीपोजिशन आए, वाई से हटके और भी प्रीपोजिशन यहाँ पर आती हैं, लेकिन अधिकांश आपको वाई का ही प्रयोग करना होता है, इसलिए वाई प्रीपोजिशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, और आगे देखते हैं इसके बारे में। कुछ प्रोनाउन होते हैं हमारे, कुछ प्रोनाउन होते हैं वो ऑब्जेक्ट में जब बदले जाते हैं तो वो बदल जाते हैं। ठीक है, उनको कुछ नियम है, यानी कि जो प्रोनाउन होते हैं उनको जब ऑब्जेक्ट में बदलते हैं हम, तो प्रोनाउन का जो रूप है, जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे ही हमारा सब्जेक्ट हुआ अगर वाक्य का, तो ये बाय हिम बन जाएगा। बाय तो लगेगा ही लगेगा साथ में, ये ही का हिम हो जाएगा। कब ये सब्जेक्ट से जाके ऑब्जेक्ट में पहुंचेगा तो ये ही नहीं रहेगा, हिम हो जाएगा। ऐसे ही सी का क्या हो जाएगा, बाय हर हो जाएगा। इट का क्या हो जाएगा, बाय इट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा आई का क्या हो जाएगा, बाय मी हो जाएगा। बी का बाय अस हो जाएगा। यू का बाय यू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आगे देखेंगे हम, दे का बाय दैम हो जाएगा। नाउन, कोई भी नाउन हुआ, राम, श्याम, गीता, मोहन, दिल्ली, आगरा, कुछ भी हुआ, जो नाउन है वो सेम रहेगा। नाउन को ऐसे ही उठा के रख देंगे, कुछ भी नहीं करना होता हमें। कुछ देखो आगे कुछ हमारे प्रोनाउंस होते हैं, जैसे समवन हुआ, नोवन हुआ, एनीवन हुआ, पीपल हुआ, उन सबको हटा देते हैं, ऑब्जेक्ट में हटा देते हैं, जरूरत ही नहीं है उनमें ऑब्जेक्ट लिखने की। और सच अगर एक बात और बताऊं मैं आपके लिए, तो हमारी पैसिव वॉइस साफ कहती है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना जरूरी है, लेकिन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी नहीं है। वो बनाओ या मत बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है कि ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है वाक्य में। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो उसकी पैसिव वॉइस बनेगी ही नहीं। ठीक है, और इसीलिए ऑब्जेक्ट होगा तो उसी को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस साफ कहती है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, और सब्जेक्ट को हम किसी प्रीपोजिशन के साथ में ले जाकर उसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं। आगे देखते हैं क्या है। आगे हमसे कह रहा है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो टेंस होते हैं उनमें कुछ परिवर्तन हो जाते हैं हमारे। ठीक है, क्योंकि जब मैंने क्या बताया अभी आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो टेंस में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऐसे नहीं लगेगी, थर्ड फॉर्म लगाने से पहले एक हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे तो कुछ परिवर्तन होंगे। उसमें क्या परिवर्तन होंगे देख लेते हैं अभी।
अब मैंने सबसे पहले बताया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो हम सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरुआत कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले इसी को सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपके इसी चैनल पे पढ़ा रखा है। अगर किसी बच्चे के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने में दिक्कत हो तो इसी जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है हमारा कैरियर मेकर एकेडमी, ठीक है, इसके आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा सभी सेंटेंस देखने को मिल जाएंगे। उसमें अफर्मेटिव से लेकर डबल इंट्रोगेटिव और हु वाले वाक्यों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने विस्तार से बताया है। आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम आगे इसको कैसे करेंगे, इसकी पैसिव वॉइस कुछ नियम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। क्या होता है मतलब इसका? सकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब इसमें क्या होता है सकारात्मक वाक्यों में, इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं एक बार एक्टिव वॉइस के। क्या कह रहा है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए एस। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा, ध्यान रखेंगे, एस या ई एस आएगा। अगर ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट कैसा है? बहुवचन है, प्लूरल है, तो फिर क्या होगा? तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। यानी ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगाएंगे। अगर ये सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्या करेंगे? वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। ये दिया होगा, ये तो आपको एग्जाम में दिया होगा भैया, ठीक है, टेंशन ना लें। और ध्यान रखें ये एक्टिव पैसिव वॉइस चाहे तो क्लास आपका 9th हुआ या 10th हुआ या 11th हुआ या फिर 12th हुआ, प्रत्येक क्लास के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ध्यान रख लेंगे इस चीज़ के लिए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। अब की इसकी पैसिव बनाएंगे तो क्या करना होगा हमें? देखो फॉर्मूला बता रखा है मैंने पैसिव वॉइस का। ये सब्जेक्ट मैंने आपको पहले कुछ नोट लिख रखा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, यानी कि जो हमारा वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट के स्थान पर आकर बैठेगा। कहाँ पर बैठेगा? वो सब्जेक्ट के स्थान पर आकर बैठेगा। तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही बन जाएगा। ऐसा नहीं है अगर मैंने मी है मेरा ऑब्जेक्ट और मैं उसको उठा के लेके आऊँगा सब्जेक्ट के स्थान पर, बताऊँगा अभी मैं एग्जाम्पल से, तो मी का मी नहीं रहेगा भैया, वो आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा वो, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को हम उठा के क्या लाएंगे? सब्जेक्ट को, तो उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। तो सब्जेक्ट अब देखना करना क्या है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो हमको ऐसे ई एस से पहचान लेंगे कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहचान लेंगे। हम कहाँ पहचानेंगे? एग्जाम में पहचानेंगे, पेपर में पहचानेंगे, ठीक है। जब पेपर में हमारे लिए सेंटेंस दिया होगा तो पहचाने कैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? पहचान मैंने क्या बताई है आपको? मैंने बताया नहीं पहचानेंगे कैसे, ये बताएगा। ये चीज़ से पहचान होगी आपके लिए, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म और ऐसे एस लगा होगा या फिर ये फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, इससे पहचान लेंगे हम बाक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब पहचान लेंगे, कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट को उठा के लेके आएंगे, उसको सब्जेक्ट में रख देंगे और क्या करेंगे? अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो इज लगाएंगे तुरंत बाद। अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो आर लगाएंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो हम एम लगाएंगे, लगाना ही पड़ेगा ये, ठीक है, क्योंकि पैसिव बना रहे हैं। अब लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे भैया? थर्ड फॉर्म। मैंने कहा था वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब की सहायता से ही लिखा जाता है। तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। लिखा क्यों लगाई थर्ड फॉर्म? मैंने बताया नहीं शुरू में आपको कि प्रत्येक पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। समझ में आया? आगे वाई और ऑब्जेक्ट बात एंड आगे देखते हैं क्या है। कोई तूफान तो है नहीं इसमें। एग्जाम्पल है हमारे सामने, ही रीड्स इंग्लिश। देख रहे हैं आप, ये एक्टिव वॉइस है। क्या है ये? एक्टिव वॉइस। हमें इसकी बनानी है पैसिव वॉइस। क्यों बनानी है? क्योंकि पैसिव वॉइस तो सीख रहे हैं हम। तो देखेंगे हम इंग्लिश। इंग्लिश हमारा वाक्य का ऑब्जेक्ट है। उसमें दिख रहा है ही रीड्स, व्हाट रीड्स? इंग्लिश। इंग्लिश ही तो ऑब्जेक्ट है। इस इंग्लिश को उठाओ और सब्जेक्ट बना दो। इंग्लिश को उठा के क्या कर दो? सब्जेक्ट बना दो। अब आपको दिख रहा है ये इंग्लिश कितना है? सिंगुलर है, यानी एक वचन है। अगर ये एक वचन है तो क्या आएगा तुरंत बाद? इज आएगा। इज क्यों आएगा? अरे ये वर्ब दिख रही है नहीं, ये टेंस, ये वर्ब ही तो टेंस है भैया।
ये जो वर्ब है ना यही तो टेंस है, यही बताएगा कि पैसिव में इज लगेगा, वाज लगेगा, हैज लगेगा, क्या लगेगा, ये वर्ब बताएगा हमारे लिए। मैंने कहा था अगर ये फर्स्ट फॉर्म में हो या फिर ये ऐसे यस में हो तो हमारे लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद इज आर एम का प्रयोग करना होता है। एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, और करता सब्जेक्ट अगर ये आई है तो एम। फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे रीड की, ये मेन वर्ब है, ये क्या है मेन वर्ब। कहोगे सर ये तो सेम है रीड, अरे भैया सेम नहीं है, ये दिख सेम रही है, रीड रेड रेड, रीड रेड रेड, इसको प्रोनाउंसिएशन में इसका अलग किया जाता है, इसको रीड मत बोल देना, आंख कान खोल के सुन लो एक बार में यहाँ पे, ये रीड मत बोल देना। दिख रहा है आपको ये रीड है नहीं, इसको आंखों से देखो, अंदर की आंखों से देखो, ये रेड है रेड, रीड रेड रेड, इसका प्रोनाउंसिएशन रेड किया जाएगा, ठीक है, कई बार बोल दिया मैंने, इसका प्रोनाउंसिएशन रेड किया जाएगा, रीड रेड रेड, ठीक है, यानी ये थर्ड फॉर्म है। और फिर बाई ऑब्जेक्ट है, इसमें कुछ नया तूफान हमें करना नहीं है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं हम, और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है ये दे लर्न इंग्लिश। अब देखो यहाँ पर दे कैसा है, प्लूरल है, बहुवचन है ये, तो हमने क्या लगाया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, क्या लगाई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे यस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ में मैंने बताया नहीं आपको ऐसे यस नहीं आती है। आगे देखते हैं तो इसकी पैसिव वॉइस को देखेंगे कैसे बनाते हैं। मैंने कहा था ऑब्जेक्ट पहचानो, इसमें भी ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश उठा के ले आए, इंग्लिश फिर से हमें दिख रहा है सिंगुलर है तो इज लगा दी। लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नट, देखो ये दिख रही है हमको, ये देखेंगे इसमें देखो बदलाव आ गए, लर्न में क्या जोड़ दिया हमने, टी जोड़ दिया, यानी कि लर्नट, ये हमारी इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। थर्ड फॉर्म कि एक टेबल भी मैं लिखवा दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट, उसमें आपको कुछ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी सभी फॉर्मों को विस्तार से बता देंगे, और एक वीडियो उस पर बहुत ही जल्दी इसी चैनल पे आने वाली है, ठीक है। आप लोग कमेंट्स करके बता देना आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए, ठीक है। आपका कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, उसी से हमें आगे मोटिवेशन मिलता है और नई वीडियो बनाने में मोटिवेशन है, हमें अच्छा लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो मैंने क्या कहा, लर्नट, फिर दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाय देम, मैंने अभी बताया था आपके दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाय देम। आगे देखते हैं, अगला एग्जांपल है हमारा बी डू आर वर्क ऑन टाइम। देख रहे हैं, ये डू माने करना है, करना की स्पेलिंग, इसे डू या डज वाली हेल्पिंग वर्ब मत समझना यहाँ पे, ठीक है। अगर डू डज की हेल्पिंग वर्ब कब आती हैं, या तो नोट वाले वाक्य में आती हैं, फिर एक क्वेश्चन मार्क वाले में आती हैं, इसमें तो कोई सा भी नहीं है इनमें से, तो इसमें डू डज करना की स्पेलिंग नहीं है, सॉरी करना की स्पेलिंग है बल्कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो देखेंगे आगे इसकी पैसिव वॉइस के लिए, इसमें देखो इस बात को ध्यान से देखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ तो ऑन टाइम उठा लेंगे, अरे भैया ये ऑन टाइम कुछ नहीं है, ये एडवर्ब है, इससे कुछ नहीं मतलब, हम पैसिव बना रहे हैं, हमें मतलब है हमारे ऑब्जेक्ट से। हम पहले अपना ऑब्जेक्ट उठाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, ये वाक्य देखो बी डू आर वर्क, हम अपना काम करते हैं, इसका मतलब ये है हम अपना काम करते हैं, तो क्या करते हैं, अपना काम, काम नहीं अपना काम, बड़े ध्यान से सुनना, ये ऑब्जेक्ट पूरा आएगा उठ के, अपना काम, काम नहीं अपना काम, ऑब्जेक्ट ये आर वर्क, तो क्या आएगा यहाँ पे आर वर्क, इसे अबर मत बोल देना, अबर, अबर क्या होता है, अबर नहीं आर, ठीक है, आर वर्क। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, अब ये सब्जेक्ट बन गया, अब ये वर्क, ये ऐसी नाउन है जिसको गिन नहीं सकते, तो ये हमेशा सिंगुलर ही मानी जाती है, तो क्या लगा दिया मैंने, इज, आर वर्क इज। अब डू की थर्ड फॉर्म मैंने बताई है, पिछली वीडियो में बताई है मैंने, टेंस की वीडियो है उसमें समय बता रखा है, डू मेन वर्ब भी होती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है हमारी, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है, तो डू की अलग अलग फॉर्म होती हैं, देखो फर्स्ट फॉर्म डू होती है, सेकंड फॉर्म इसकी डिड होती है, ठीक है, और थर्ड फॉर्म इसकी ये डन दे रखी है, यानी इसकी अलग अलग फॉर्म में होती हैं। तो हमने मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी, थर्ड फॉर्म लगा दी, क्लियर है यहाँ तक। और बाय अस मैंने कहा था यहाँ पर सब्जेक्ट का क्या होगा, बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि तो बी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, अस हो जाता है। ये ऑन टाइम जैसे के तैसे जहाँ है वहीं से कॉपी पेस्ट कर दो, इससे टेंशन लेने की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला एग्जांपल है माय टीचर टीचेस मी इंग्लिश। देखेंगे ये भी और अच्छा वाक्य है, ये और अच्छा सेंटेंस आ गया आपके लिए, माय टीचर टीचेस मी इंग्लिश, तो सब्जेक्ट कौन है, माय टीचर, फिर टीचेस, फिर मी इंग्लिश,
इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं। मैंने पहले भी आपको टेंस से पढ़ा रखा है। ये दो ऑब्जेक्ट अगर आ जाए तो फिर क्या करें, कैसे पहचाने, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पिछले की मैंने टेंस की वीडियो में उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको किसी को नहीं पता टेंस की वीडियो जाके देख लें, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। इसको बनाएंगे, इसकी दो पैसिव वॉइस बन सकती हैं, ठीक है, दोनों मैंने बता रखी हैं। इसमें देखते हैं पहले तो आप एक काम करो, इस मी को उठा लो, मी को उठा लो, ये भी ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और मैं आपको सुझाव दूंगा, मेरा सजेशन है, आप हमेशा पेपर में आपके एग्जामिनेशन में अगर इस प्रकार की पैसिव वॉइस आ जाए तो आपको हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाना है, आपका काम आसान हो जाएगा। हमेशा आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाओ, ठीक है। तो मी को उठाओ, क्या बन जाएगा, आई के हिसाब से क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब एम। फिर टीचर्स की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट। टीचर्स में एस आई एस लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये टीचर एक ही तो है, इसलिए एस आई एस लगा हुआ है। अब हमने देख लिया था कि अगर ये फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस होगा तो एच आर एम का प्रयोग करेंगे, तो आई के हिसाब से हमें क्या लगाना पड़ेगा, एम लगाना पड़ेगा। फिर टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगी, और फिर ये इंग्लिश जो है ना हमारा, इसको यहीं उतार दो, ऐसी सेम कॉपी पेस्ट कर दो। और ये ऑब्जेक्ट का मैंने कहा था कि कोई भी नाउन होगा तो उसका ऑब्जेक्ट बाई नाउन ऐसे के ऐसे ही रहेगा, कुछ भी टेंशन नहीं लेनी इसमें आपको, ठीक है। नाउन को तो सिर्फ बाई लगाओ और ऐसी कॉपी कर दो, ठीक है। अगला इसको देखो, और तरीके से भी हम दूसरे तरीके से इसकी पैसे बना सकते हैं। वो कैसे, अब आप इंग्लिश उठा लो तो भी बन जाएगी इंग्लिश। अब इंग्लिश क्या है, एक बच्चे ने तो एज लगाएंगे, थर्ड फॉर्म टॉट लगाएंगे, लेकिन ये मी से पहले टू मी लगाना पड़ेगा। दिख रहा है आपको, मी से पहले क्या लगाना पड़ेगा, टू मी। अगर टू मी नहीं लगाओगे ना तो इसका जो अर्थ है वो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने कहा था आप मी को ही उठा के ले जाओ इधर, आई बनाओ, दिक्कत ही नहीं होगी आपके लिए। और फिर बाय माई टीचर, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, राधा राइट्स एन ऐसे, राधा राइट्स एन ऐसे, राधा सिंगुलर है, फिर वर्ब की फर्स्ट में एस लगा रखा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं लेनी। एन एस से हमारा क्या राइट्स करती है, राधा एन एस से करती है, तो एन एस से को उठा लाएंगे इधर, ये सिंगुलर है, इसके हिसाब से क्या लगाएंगे यहाँ पर, इज। थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटिन, राइट रोट रिटिन, राइट रोट रिटिन। और फिर वाई, राधा, देखो राधा को मैंने चेंज नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि नाउन है भैया, नाउन को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं भाई, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इसकी एग्जाम्पल्स मैंने वेरिएशन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में आपको कोई भी चीज़ पसंद आई हो तो एक लाइक्स और कमेंट्स अपना ज़रूर छोड़ें। और अगली वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए, इसी पैसिव वॉइस की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।